मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो पहले वाली क्लास हुई थी, इससे पहले वाली क्लास, उसमें हमने बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर ऑस्ट्रेलेगो के जनरल फीचर्स और उसके साथ उसकी थैलस स्ट्रक्चर पर बात की थी कि उसका थैलस स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन जो ऑस्ट्रेलेगो के केस के अंदर होता है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में वही 3 प्रोसेस होगी। एक होगी प्लाज्मोगेमी का प्रोसेस, दूसरा होता है कैरियोगेमी का प्रोसेस और उसके साथ ही मियोसिस का प्रोसेस। ये तीनों प्रोसेस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर होते हैं। ऑस्ट्रेलेगो पहली ऐसी फंजाई है जिसमें एक स्पोर के जर्मिनेशन से अगेन दूसरा स्पोर बन रहा है और वो स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके नई जो जनरेशन है उसको स्टार्ट कर रहा है, नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिला है, कुछ जो है रिपोर्टेड नहीं है कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होते हैं। वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लेमाइडोस्पोर्स होता है, लेकिन क्लेमाइडोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करके बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए ये भी क्लियर नहीं है कि क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल क्लेमाइडोस्पोर्स का जर्मिनेशन होता है या ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें बिल्कुल जनरल जो है बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है, देन वो जर्मिनेट करके नई माइसीलियम का डेवलपमेंट कर देते हैं, नया माइसीलियम बना देते हैं। क्योंकि यहाँ स्मट पाया जाता है, लूज स्मट और कवर्ड स्मट, हम वीट के केस में बात कर रहे हैं तो लूज स्मट इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इसमें रिपोर्टेड है जिसमें क्लेमाइडोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स 2 तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई अलग से स्पेशल टाइप के सेक्स ऑर्गन नहीं बनते हैं, केवल प्लाज्मोगेमी का प्रोसेस होता है, देन कैरियोगेमी का प्रोसेस होता है और मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला होगा तो एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। ये क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन जो होगा वो सबसे पहले होगा, देन यही क्लेमाइडोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके एक स्पेशल सेल बनाएंगे जिसे हम कहेंगे बेसिडियम सेल, और इसी बेसिडियम सेल पर बडिंग की प्रोसेस से बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन थीम है कि इसी तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। अब जब ये इन्फेक्शन स्टार्ट होने वाला होता है तो ये इन्फेक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ज़्यादातर ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली के अंदर इन्फेक्टेड करता है, वीट प्लांट को ये इन्फेक्टेड करता है। और जो वीट के अंदर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वो स्पाइकलेट टाइप का होता है। तो जो ये स्पाइकलेट टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, उस इन्फ्लोरेसेंस में ये स्टार्टिंग फेज में इन्फेक्शन करता है। अब यहाँ जो क्लेमाइडोस्पोर्स बन रहे होते हैं, ये क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं सेकेंडरी माइसीलियम से। सेकेंडरी माइसीलियम से बन रहे हैं, इट मीन्स पहले प्राइमरी माइसीलियम का डेवलपमेंट हुआ होगा, देन प्राइमरी माइसीलियम जो है वो फ्यूज्ड हुए होंगे, डाइकैरोटाइजेशन का प्रोसेस हुआ होगा और इट्स कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी माइसीलियम। तो पहले तो ये सारी प्रोसेस जो है वो होस्ट सेल के अंदर बन जाते हैं, हो जाती है। जैसे ही होस्ट सेल में सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पर क्या होता है कि जो हमारा इन्फेक्टेड पार्ट होता है, जैसे ये ईयर पार्ट में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, जो बाली होती है गेहूं की, उसके अंदर ये इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। और ये इन्फेक्शन कब स्टार्ट करता है, जब इसका फ्लावरिंग सीज़न होता है, जब गेहूं की फसल को बोया जाता है और उस टाइम पर फ्लावरिंग हो रही होती है, तो उस फ्लावरिंग सीज़न में जो इन्फ्लोरेसेंस है, स्पाइकलेट टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, उसमें ये इन्फ्लोरेसेंस रीजन पर पहुंच जाता है। मतलब इसके जो बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, अभी यहाँ पर जो बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, ये बेसिडियोस्पोर्स कहाँ आएंगे, सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे। सॉइल के अंदर आने के बाद ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके वीट प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं।
तो ये रूट से इन्फेक्शन पहुंचता हुआ इन्फ्लोरेसेंस तक पहुंच जाता है। जब ये इन्फ्लोरेसेंस तक पहुंचता है तो उस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा कि जो एम्ब्रॉयनिक स्पाइकलेट्स होते हैं हमारे, जो स्टार्टिंग में बन रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्पाइकलेट्स। ये एम्ब्रियोनिक स्पाइकलेट्स को ही इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर देता है। वहीं से ये इन्फेक्शन करके इस तरीके से जो ईयर है, वीट ईयर, उसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि यहाँ पर लूज स्मट होता है तो ये जब इन्फेक्शन आगे बढ़ता चला जाएगा, इन्फेक्शन कौन सा करेगा, सेकेंडरी माइसीलियम वाला पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट को इन्फेक्टेड करता चला जाएगा। इन्फेक्शन जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगा तो ये इन्फेक्शन पर स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्स जब रिलीज़ होंगे तो वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम वाले ही होंगे और ये कहलाएंगे स्मट स्पोर्स। यही स्मट स्पोर्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्लेमाइडो स्पोर्स। आउटर लेयर जो होती है उस आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन पार्ट, जो कि थिक वॉल्ड होती है, और इनर लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं इंटाइन। तो एक्साइन और इंटाइन ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और डाइकैरियोटिक माइसीलियम से बना है, इसलिए यहाँ पर दो न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और इसे हम कहते हैं स्मट स्पोर्स या क्लेमाइडो स्पोर्स। दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, अब इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में क्या हो जाएगा, फ्यूज़न हो जाएगा। जो फ्यूज़न होगा उसे हम कहेंगे सिनकैरियन। जिस तरीके से टेलिटोस्पोर्स के अंदर हुआ तो सिनकैरियन की प्रोसेस होगी, सोमेटोगैमी की प्रोसेस हो जाएगी, जिससे ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। अब जब ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया है, ये थोड़े टाइम तक तो रेस्टिंग फेज में रखा रहेगा, लेकिन जैसे ही कंडीशन इसकी फेवरेबल होगी, मतलब प्रॉपर मॉइस्चर होगा एनवायरनमेंट के अंदर और फेवरेबल कंडीशन होगी जो कि इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तब इसकी एक्साइन रप्चर हो जाती है, एक्साइन फट जाती है और जो इंटाइन वाले पार्ट से है वहाँ पर एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये न्यूक्लियर डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है ये आगे पोल पर आ जाएगा, जो जर्म ट्यूब का पोल है वहाँ पर। देन इसमें क्या होगा, इस स्टेज में इसे हम कहते हैं प्रोमाइसीलियम का स्टेज। अब प्रोमाइसीलियम का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो मियोसिस के साथ ही होता है, मतलब ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम कहेंगे प्रोमाइसीलियम। जैसे ही प्रोमाइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें सेप्टा फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्लेमाइडोस्पोर्स में यहाँ पर डिप्लॉइड न्यूक्लियस था, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल बने हैं, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने हैं। इन 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस को हम यानी प्रोमाइसीलियम को हम कहेंगे अब बेसिडियल सेल, जब सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिफोर मियोसिस जो है तब तो हम इसे कहेंगे प्रोमाइसीलियम, और उसके बाद जैसे ही मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस के बाद में जब सेप्टा फॉर्मेशन हो जाएगा तब इस सेल को हम कहेंगे बेसिडियल सेल। बेसिडियल सेल है तो अंडरस्टूड है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूक्लियाई हैं इसमें देखिए मैंने अल्टरनेट सीक्वेंस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से शो किया हुआ है। ये डिपेंड करता है कि इनका सीक्वेंस किस तरीके से हो। मे बी 2 पॉजिटिव एक साथ हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव एक साथ हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की स्ट्रक्चर बताई है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सेप्टा फॉर्म हो गया है, ये सेप्टा के थ्रू वही न्यूक्लियाई जो हैं वो आगे की तरफ इस तरीके से ब्रांच्ड हो कंडीशन में आ जाते हैं, ब्रांचिंग हो जाती है, स्टिग्मेटा बन जाएगा। यहाँ पर ये ब्रांचिंग के बाद में क्या बनेगा, स्टेरिगमेटा। ये स्टेरिगमेटा बन जाएगा और इस स्टेरिगमेटा के बनने से जो स्पोर्स हैं, बेसिडियोस्पोर्स, वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। ये कहलाएंगे बेसिडियोस्पोर्स। अब जैसे ही एयर डिस्पर्जल इनका होगा, एयर डिस्पर्जल से ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे और फ्री हो करके ये डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।
मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो होगा बेसिडियोस्पोर्स में वो बाय बडिंग प्रोसेस होता है। बडिंग प्रोसेस मतलब मुकुलन होना। ये स्पोर्स में एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन न्यूक्लियाई इलोंगेटेड होगा, बीच में सेप्टा फॉर्म हो जाएगी। देन या तो ये सेपरेट हो जाएंगे या ये इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ करके और इन्फ्लोरेसेंस में ओवरी पार्ट को इन्फेक्टेड करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण कंप्लीट ईयर जो है वो डैमेज हो जाता है, किसी भी तरीके के ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये कहलाती है हमारी बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन का प्रोसेस। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अस्टिलेगो के केस के अंदर ये जो कंप्लीट साइकिल चल रही है वो 2 फेजेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है स्पोरुलेशन का प्रोसेस और सेकंड होती है जर्मिनेशन ऑफ स्मट स्पोर्स टू फॉर्म बेसिडियम। जो स्पोरुलेशन का प्रोसेस होता है वो जैसे ही हमारा वीट प्लांट में इन्फेक्शन स्टार्ट होता है सेकेंडरी माइसीलियम के थ्रू। अब सेकेंडरी माइसीलियम के थ्रू हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो बेसिडियोस्पोर्स बने हैं वो बेसिडियोस्पोर्स कैसे हैं, वो हैप्लॉइड हैं, और वो हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स के जो बेसिडियल हाइफा है पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड वाले, वो बेसिडियल हाइफा क्या करेंगे, वीट प्लांट को इन्फेक्टेड करना स्टार्ट करते हैं। पर वो उनमें ये कैपेसिटी नहीं होती है कि मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो इन्फेक्टेड कर सके, तो ये क्या करेंगे, पहले डाइकैरोटाइजेशन का प्रोसेस कर लेते हैं। डाइकैरोटाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा, सेकेंडरी माइसीलियम बन जाएगा। सेकेंडरी माइसीलियम क्या करेगा, वीट प्लांट को इन्फेक्टेड करेगा, और इन्फेक्शन करते करते ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस रीजन पर। स्टार्टिंग में जैसे ही फ्लावरिंग हो रही होगी तभी ये इन्फ्लोरेसेंस पर पहुँच जाएगा, और इन्फ्लोरेसेंस पर पहुंच करके ये इन्फ्लोरेसेंस वाले रीजन को पूरी तरीके से डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इसमें डिवीजन होता चला जाएगा सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर, और उनके डिवीजन से जो है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो बनेगा उसमें जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि लूज स्पोर्स है, पाउडर बनता चला जाएगा। देन वो जो स्पोर वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है और स्पोर रिलीज हो जाते हैं। जब ये स्पोर बन जाएंगे और ये रिलीज होंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पोरुलेशन का प्रोसेस। यहाँ पर जो दोनों न्यूक्लियाई हैं वो बाद में फ्यूज़ होते हैं, पहले ये न्यूक्लियाई इसी तरीके से रहते हैं। इसे हमने क्या कहा, स्मट स्पोर्स या क्लेमाइडोस्पोर्स। देन ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, जिसे हम कहेंगे सिनकैरियन स्टेज, सोमेटोगैमी का प्रोसेस। अब ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वो जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट करेगा, तो इसे हम कहेंगे जर्मिनेशन ऑफ स्मट स्पोर्स टू फॉर्म बेसिडियम। ये आगे चल करके बेसिडियल सेल बनाएगा, बेसिडियल सेल से बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। यही बेसिडियोस्पोर्स अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और या फिर ये सीधे जर्मिनेट कर जाएं। ये दोबारा से वीट प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं, ओवरी पार्ट को इन्फेक्टेड करते चले जाएंगे, जिससे ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, गेहूँ का दाना नहीं बन पाएगा। तो ये था हमारा क्लेमाइडोस्पोर्स से बेसिडियोस्पोर्स का बनना और बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से वीट प्लांट का इन्फेक्टेड ज़्यादा होना। यहाँ तक हमारा ऑस्ट्रेलेगो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक नई क्लास के साथ एक नए मेंबर को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।